बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज़, जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं आज मॉक टेस्ट 10। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बातें तो होती रहेंगी, गप्पे लगती रहेंगी डिस्कशन के साथ साथ। इफ़ द वेदर डैश फेवरेबल। अब देखें, जैसे ही सेंटेंस में इफ़ का वर्ड आता है तो हमें फ़ौरन समझ में आ जाती है कि हम किन स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं सेंटेंस में। कंडीशनल स्ट्रक्चर की, ऐसी है ना हमारे पास। और कंडीशनल सेंटेंसेस का जो क्वेश्चन होता है उसकी खूबसूरत बात ये होती है कि क्वेश्चन आपको खुद बता रहा होता है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है। जैसे देखें, यहां पर इफ आ गया तो इफ का मतलब क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और यहां पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। और जब सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ होता है तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्लॉज में हमें क्या लिखना होता है, हमें फर्स्ट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लिखना होता है। देखें, क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मुझे चूज कर लो। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सिर्फ 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं, और ये मुफ्ती का फ्री का एक नंबर होता है आपके पास। जैसे देखें, सबसे पहले हमारे पास जीरो कंडीशन है। जीरो कंडीशन में इफ के बाद हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड क्लॉज में भी हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन सेकंड क्लॉज को हमने किस में ट्रांसलेट करना होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही होती है। सेकंड कंडीशन में हमने इफ क्लॉज को ट्रांसलेट करना होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और सेकंड क्लॉज को हमने किस में ट्रांसलेट करना होता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैंने आपको कहा कि कंडीशनल सेंटेंस आपको खुद बताएगा कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। दोनों क्लॉजेज में से एक क्लॉज मिस होगा, वो आपने जस्टिफाई करना होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको बता दी जाए तो दूसरी चीज के लिए तो ऐसी कोई मतलब इबहाम रहना ही नहीं चाहिए, कोई ऐसा होने नहीं, डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो पास परफेक्ट होगा तो हमने लिखना है वुड हैव, और वुड हैव के साथ हमने लिखना है बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो जो कि यहाँ पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो आगे आएगा पास परफेक्ट। अब पास परफेक्ट में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हैड बीन। यानी कि पास परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैनेजर मेड अ प्रॉमिस डैट। अब देखिए, चूंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं और आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि पास्ट से अगर हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सेकंड क्लॉज लाजमी तौर पर किस में चलेगी, पास्ट में। और अगर हम पास्ट में बात स्टार्ट करेंगे तो हमें सेकंड क्लॉज में अगर विल शैल लिखना था तो हम विल शैल की बजाय, यानी कि फ्यूचर की बात करने के लिए विल शैल की बजाय हम क्या लिखेंगे, वुड या शुड लिखते हैं। ठीक है, वैसे हम वुड प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास यहां पर चूंकि हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैनेजर ने कहा ऐसा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए हम विल शैल यूज नहीं करते, हमें क्या यूज करना होता है बेटे, वुड यूज करना होता है या शुड यूज करना होता है। अब यहां पर यह है कि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो अब हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि वुड आएगा। साथ ये भी याद रखिएगा कि ये पैसिव वॉइस है, यहां पर वुड बी के साथ जो थर्ड फॉर्म आएगी वो क्या आएगा, पैसिव वॉइस आएगा। ठीक है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। हमारे पास सेंटेंस चलेगा, द मैनेजर मेड अ प्रॉमिस दैट नो एम्प्लॉय वुड बी डिसमिस्ड। और मैंने आपको हमेशा ये बात समझाने की कोशिश की है कि याद रखिएगा, जब भी आपने ये देखना हो कि आपका सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है तो आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है वो डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। अब जैसे यहां पर एम्प्लॉय किसी को निकालेंगे नहीं, एम्प्लॉय को निकाला जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर एम्प्लॉय जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, इसीलिए हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या लिखा है, वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा।
उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। अब याद रखिएगा आपके पास जो वर्ड होता है ना प्रोटेक्ट, इसके साथ आपके पास दो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम भी होता है और प्रोटेक्ट अगेंस्ट भी होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम भी होगा और प्रोटेक्ट अगेंस्ट भी होगा। अगर आप किसी फिजिकली किसी चीज से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अगर आप किसी फिजिकली किसी चीज से मतलब के हिफाजत कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम। जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं द जैकेट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कोल्ड वेदर। अब कोल्ड वेदर से बचाना जो होगा ना, ये आप किसी चीज को क्या बचा रहे हैं, किसी को क्या बचा रहे हैं, फिजिकली किसी चीज से बचा रहे हैं। इसी तरह जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं यार ये ऐनक जो है ना ये आपको यूवी रेज से बचाएगी। अब यूवी रे से बचना आपके पास क्या है, फिजिकली किसी चीज से बचना है। या मैं आपको कहता हूं कि यार ये जो हेलमेट होता है ना हमारा, ये हमें इंजरी से बचाता है। अब इंजरी हमारे पास बेटे क्या होता है, फिजिकल है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल होती ना, जैसे मैं कहता हूं कि यार ये जो सप्लीमेंट है ना या ये वैक्सीन जो है ये आपको फ्लान डिजीज से बचाएगी। अब डिजीज से बचना, इंजरी से बचना, यूवी रे से बचना, कोल्ड वेदर से बचना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फिजिकल चीजें हैं जिनसे आप बचते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आपने क्या लिखना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम। लेकिन जब आप नॉन फिजिकल की बात करते हैं ना, लाइक आप बोलते हैं कि किसी को आपने बचाना है, आपने किसी को बचाना है किससे, आपने किसी को बचाना है फ्रॉड से, ठीक है। अब देखिए किसी को बचाना है फ्रॉड से, किसी को बचाना है धोखे से, ठीक है, किसी को बचाना है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब दिस इज नॉट समथिंग विच इज फिजिकल, ये फिजिकल नहीं है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज जो नॉन फिजिकल होती है और आप उसे बचने की बात करते हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा, किसी को फ्रॉड से बचाना है या मिसलीडिंग एड से बचाना है या एक्विजिशन से बचाना है। जैसे हम होते हैं ना इल्जाम से बचाना, तो इल्जाम भी हमारे पास क्या होता है, नॉन फिजिकल चीज होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूज करेंगे। तो यहां पर चूंकि बचाने की बात हो रही है और किससे बचाने की बात हो रही है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की। अब ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, इट इज समथिंग दैट इज नॉट फिजिकल। तो हम इसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन बेटे यूज करेंगे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूज करेंगे। याद रखिएगा यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। तो आपने याद रखना है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम भी होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट भी होता है। जब आप फिजिकली किसी चीज से बचने की बात करेंगे ना तो आप क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। और जब आप नॉन फिजिकली किसी फ्रॉड से, धोखे से, झूठ से, दो नंबरी से, एक्विजिशन से, किसी भी तरह के कोई ब्लफ से बचने की बात करेंगे तो देन आप क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूज करेंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास द कमेटी रीच्ड अ यूनैनिमस डिसीजन। अब यूनैनिमस याद रखिएगा, यूनैनिमस हम किसको बोलते हैं, जिस पर सारे के सारे लोग अग्री होते हैं, जिस बात पर सारे के सारे लोग क्या होते हैं, जिनका अग्रीमेंट होता है। जैसे समटाइम्स आप सुनते होंगे ना अखबार में या खबरों में कि फला बंदे को बिला मुकाबला क्या किया गया, बिला मुकाबला क्या किया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया या चेयरमैन बना दिया किसी कमेटी का। तो बिला मुकाबला का मतलब होता है यूनैनिमसली, जब सारे लोग एक बात पर मुत्तफिक होते हैं, ठीक है। तो उसके आगे कहता है द कमेटी रीच्ड अ यूनैनिमस डिसीजन, कमेटी यूनैनिमस डिसीजन पर पहुंची है, डैश सेवरल मेंबर्स प्राइवेटली एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राइवेटली क्या शो किया है, डिसएग्रीमेंट शो किया है। अब यहां पर सारे लोग अग्री कर रहे हैं, यहां पर सारे लोग अग्री नहीं कर रहे प्राइवेटली, तो इसका मतलब हम यहां पर हमें क्या शो करवाना है, यहां पर हमें कंट्रास्ट शो करवाना है, ठीक है। जब हम कंट्रास्ट शो करवाएंगे तो मोर ओवर कंट्रास्ट के लिए यूज नहीं होता, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, मजीद, ये है कि, ठीक है। एज अ रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि ये नतीजा है, अदरवाइज का मतलब दूसरी तरफ होता है, मतलब अदरवाइज हम दूसरी कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। हमें कंट्रास्ट के लिए जो वर्ड लिखना होता है ना, हम बार बार बोलते रहते हैं, हमें बट लिखना होता है, हमें हाउएवर लिखना होता है, हमें येट लिखना होता है। ये वर्ड हमारे पास किसके लिए यूज होते हैं, किसके तौर पर यूज होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पर यूज होते हैं, कंट्रास्ट के लिए। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटे चलेगा वो क्या चलेगा, हाउएवर, कि कमेटी एक यूनैनिमस डिसीजन तक पहुंची, लेकिन इसके बावजूद जो था कुछ मेंबर
मेंबर्स जो थे उन्होंने प्राइवेटली क्या किया है कि अपने डिसएग्रीमेंट का इजहार किया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइदर द डायरेक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स। अब देखिए डायरेक्टर हमारे पास क्या है? सिंगुलर, और असिस्टेंट्स हमारे पास क्या है? प्लूरल। ऐसे ही है ना हमारे पास। देखिए मैं आपको 3 एक्सप्रेशन पहले से बता चुका हूं, और वो 3 एक्सप्रेशन आपके पास कौन कौन से हैं? 3 एक्सप्रेशन है आपके पास बेटे। पहला एक्सप्रेशन है जब आप 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे इन 3 में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन के साथ, आपके पास आइदर और है, आपके पास नाइदर नोर है, और आपके पास क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, आपके पास क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो। अगर आपके 2 सब्जेक्ट इन तीनों में से किसी एक चीज के साथ कंबाइन किए जाएंगे तो आपने याद रखना है आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहती है? सेकंड वन के साथ। सेकंड वन के साथ प्रेफरेंस रहने का मतलब क्या होता है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगा? सेकंड के अकॉर्डिंगली। जैसे यहां पर हमारे पास क्या आ गया? असिस्टेंट्स। अब असिस्टेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा नाइदर द डायरेक्टर्स नॉर हिज असिस्टेंट्स वर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा बीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस अट्रैक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डैश द एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स। अब देखिए यहां पर जो हमारा कीवर्ड है ना वो क्या है? एंड है। एंड क्यों है? आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, ठीक है। नाइदर का मतलब होता है 2 में से दोनों ही नहीं। ईच का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल। आप इन तीनों में से किसी एक एक्सप्रेशन के साथ भी एंड यूज नहीं करते। आप आइदर के साथ एंड यूज नहीं करते, बल्कि आइदर के साथ क्या यूज होता है? और आप नाइदर के साथ एंड यूज नहीं करते, बल्कि नाइदर के लिए आप क्या यूज करते हैं? नोर। और इसी तरह ईच के साथ तो आप कोई वर्ड यूज करते ही नहीं है, ना और यूज होता है, ना नोर यूज होता है, ना एंड यूज होता है। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ईच बॉय, ईच स्टूडेंट। इसी तरह जब आप एंड लिखेंगे तो आपने याद रखना है एंड के साथ किसका पेयर बनेगा? बोथ का। बोथ के साथ आपके पास किसका पेयर बनता है? एंड का। जब आप दोनों की बात कर रहे होते हैं ना कि दोनों ये भी और ये भी, तो आप उसके लिए बोथ और एंड यूज करते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर सेंटेंस क्या चलेगा? फ्रॉम बोथ, दोनों से ही, द एकेडमिक एंड कारपोरेट सेक्टर्स, एकेडमिक और कारपोरेट सेक्टर दोनों से ही। तो बोथ के साथ आपने याद रखना है पेयर बेटे किसका बनेगा? एंड का। आइदर और होता है, नाइदर नोर होता है, और बोथ के साथ क्या होता है? एंड होता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होता है। सो के साथ डैट होता है। बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जो कि मैं टेस्ट के डिस्कशन के दौरान आपको क्या करता हूं? बताता रहता हूं। उसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, और एक और बात, जो स्टूडेंट्स पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो वीडियो देखकर क्या करते हैं? मैसेज करते हैं कि सर ये टेस्ट कहाँ से मिलेगा या ये सीरीज कहाँ से मिलेगी, हमें डिस्कशन कैसे पता चलेगा? तो बेटे मैं आपको बता दूं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। ये टेस्ट वहाँ पर शेयर होते हैं, और उसके बाद सोल्व करने के बाद बच्चे यूट्यूब पे या क्या करते हैं? इसकी वीडियो डिस्कशन को देख लेते हैं। उसके बाद ये जो डिस्कशन के नोट्स होते हैं ये मैं उसी व्हाट्सएप चैनल पे क्या करता हूँ? शेयर कर देता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर क्या कर ले? फॉलो कर ले। तो इसी तरह अच्छा एक और बात है, वैसे मैं अमूमन कहता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे चैनल भी यार मतलब किया करो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल तो सब्सक्राइब करें। और ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने सोशल मीडिया पर भी इसको थोड़ा सा फेंक दें। कभी अपने टीचर के लिए, कभी मेरे लिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कभी एक अच्छा सा स्टेटस लगा दें अपने सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टाग्राम पर, आपके फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे। कुछ सलामी दे दें, कोई इज्जत दे दें, मतलब कोई एक बात लिखकर बता दें दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं मैं कह रहा, दूसरे बच्चों का भी भला हो जाएगा जैसे आपके लिए भला होता है। और हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसी के लिए आसानियां पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7, द स्पीच वाज डिलीवर्ड सो। अब देखिए एक बात तो तय है, मैंने अभी आपको पास पेपर की जो हमारी डिस्कशन चल रही थी मैंने उसमें आपको बताया कि सो वेरी
और मच, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटेंसिफायर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और हम ये यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब पहली बात तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि अब सो आ गया तो आना तो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन दोनों में से क्या आना है। देखिए याद रखिएगा, इंग्लिश में हम एक टर्म बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। अब इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं। एक मॉडिफायर हमारे पास क्या होता है, एक मॉडिफायर हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, और एक मॉडिफायर होता है जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब। दोनों मॉडिफायर, हम इन दोनों को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरों को मॉडिफाई करते हैं, उनके मीनिंग में कमी बेशी करते हैं। तो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। जब भी आप नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे ना, तो आपको नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव। और जब भी आप वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे, तो आपको क्या यूज करना होगा, एडवर्ब यूज करना होगा। जैसे देखिए, मैं एक आसान सा सेंटेंस लिख देता हूं, मैं बोलता हूं ही इज डैश ऑनेस्ट, ही इज, मैं अच्छा ऑनेस्ट मैंने वैसे ही बोल दिया, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दे। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं ही इज अ डैश ड्राइवर, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं यहां पे मुझे बताइएगा स्लो आएगा या स्लोली आएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं सेकंड सेंटेंस बोलता हूं ही ड्राइव्स डैश, और यहां पर भी आपके ऑप्शंस वही हैं, स्लो है और स्लोली है। अब मुझे बताइएगा, अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, ही इज अ डैश ड्राइवर, तो हम ड्राइवर को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, नाउन है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, स्लो ड्राइवर। लेकिन सेकंड सेंटेंस में ही ड्राइव्स डैश, यहां पर हम ही को मॉडिफाई नहीं कर रहे, हम उसके काम करने को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसके एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे गाड़ी चलाता है। तो यहां पर हमें वर्ब को मॉडिफाई करना है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए बेटे हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्लोली। अब जैसे ही सेंटेंस पर वापस आइएगा, द स्पीच वाज डिलीवर्ड सो डैश, अब हम यहां पर स्पीच को मॉडिफाई नहीं कर रहे कि स्पीच ऐसी थी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगर हम यहां पर डिलीवर्ड को हटा दें, देखिए एक मिनट के लिए मैं कहता हूं कि डिलीवर्ड को हटा दें, और सेंटेंस है द स्पीच वाज सो डैश, तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा क्लियर, क्योंकि हम किसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, स्पीच को मॉडिफाई कर रहे होंगे। लेकिन इस सेंटेंस में द स्पीच वाज डिलीवर्ड सो डैश, अब हम यहां पर स्पीच को मॉडिफाई नहीं कर रहे, अब हम यहां पर किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीवर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं कि स्पीच कैसे डिलीवर की गई है। तो यहां पर हम क्लियर को करेक्ट ऑप्शन नहीं लगाएंगे, हम किसको करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, क्लियरली को। यहां पर हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होगा बेटे, यहां पर हमें क्या चाहिए होगा, एडवर्ब चाहिए होगा। जैसे हमने यहां पर ड्राइव को मॉडिफाई करने के लिए क्या लिखा, स्लोली लिखा। तो क्लैरिटी तो वैसे ही हमारे पास नाउन होता है और क्लियरिंग हमारे पास एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां पर इस सेंस में हम यूज नहीं कर सकते। क्लियरिंग हम वैसे यूज करते हैं आईएनजी एडजेक्टिव के तौर पर, लेकिन यहां पर क्लियरिंग यूज नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना द स्पीच वाज डिलीवर्ड सो क्लियरिंग, तो हमें क्या बोलना होगा, द स्पीच वाज डिलीवर्ड सो क्लियरली। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास, The artist's commitment to his craft was evident in the precision with which each detail, जब आप each detail की बात कर रहे हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि each, either और neither, तीनों सूरतों में each की सूरत में, नाइदर की सूरत में और आइदर की सूरत में अगर ये अकेले यूज किए गए हैं तो डेफिनेटली हमने क्या लिखना होता है, सिंगुलर लिखना होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा वाज। द आर्टिस्ट कमिटमेंट टू हिज क्राफ्ट वाज, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो इसके बाद हमें पास्ट ही लिखना है। अब हम इज तो लिखने से अगर इज लिखेंगे तो पास्ट के बाद प्रेजेंट आ जाएगा, हमारा पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद है जी द डैश हैड एन इलेक्ट्रिक डैश। देखिए बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस है। अगले दिन मैं आपको बता रहा था कि 3 चीजें याद रखिएगा, उसमें नंबर 1 आपके पास क्या है, आर्टिकल, नंबर 2 आपके पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव एडजेक्टिव आपके पास क्या है, माय है, आर है, योर है,
हिज है, हर है, देयर है, इट्स है, ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। या हमारे पास कोई क्वांटिफायर या एडजेक्टिव। अब क्वांटिफायर हमारे पास क्या होते हैं, जो भी क्वांटिटी या नंबर बताने के लिए यूज होते हैं, और एडजेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, जो अच्छा बुरा बताने के लिए यूज होते हैं। स्मॉल होता है, बिग होता है, लार्ज होता है, मतलब किसी भी तरह का एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक इज आल्सो एन एडजेक्टिव। अब अगर आपके पास ये तीन चीजों में से कोई एक चीज लिखी हुई है ना, तो आपने याद रखना है कि इसके बाद आने वाला जो वर्ड होना चाहिए ना, वो लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अब जैसे देखिए, द डैश हैड, अब न्यू जो वर्ड है ना, न्यू न्यू बोलता है ने को, और नया क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, न्यूज चाहिए। न्यूज मतलब खबर चाहिए, नाउन चाहिए। तो अल्फा बीटा हमारा ऑप्शन तो वैसे ही खत्म होता है। फिर आप इफेक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो AFFECT हमारे पास होता है बेटे, ये क्या होता है, वर्ब। और ये जो EFFECT होता है, AFFECT वाला क्या होता है, वर्ब होता है, और EFFECT वाला हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। तो हमें चूंकि यहाँ पर नाउन चाहिए, तो हम AFFECT का वाले ऑप्शन को करेक्ट नहीं करेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चार्ली। और हमारा सेंटेंस चलेगा, द न्यूज हैड एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब बड़ा ही ज्यादा असर हुआ उसका। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है अ पेयर ऑफ डैश। अब देखें, ये वो नाउन है जो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम उनको प्लूरल लिखते हैं हमेशा। जैसे आप सीजर को कभी भी सीजर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, सीजर्स लिखेंगे। आप पेंट को पेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हमेशा क्या लिखेंगे, पेंट्स लिखेंगे। जीन नहीं लिखेंगे, जीन्स लिखेंगे। इसी तरह आप एन को ग्लास नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, ग्लासेस लिखते हैं। इसी तरह आप ट्वीजर को ट्वीजर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ट्वीजर्स लिखेंगे। इंग्लिश के अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसी चीज जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, आप उसको एस के साथ लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, और उसको ट्रीट भी प्लूरल करेंगे। जहां पर सीजर्स होगा, पेंट्स होगा, जीन्स होगा, ग्लासेस होगा, आपने इसको क्या ट्रीट करना है, आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमारे पास है वो सिर्फ ट्वीजर्स लिखा हुआ होता तो हम उसको जरूर प्लूरल करते। जैसे फर्ज करें अगर ग्लासेस होगा, तो ग्लासेस को मैं डेफिनेटली क्या लिखूंगा, ग्लासेस आर। लेकिन जब मेरे पास लिखा होगा ना अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो फिर मैंने ग्लासेस को नहीं देखना, फिर मैंने किसको देखना है, अ पेयर को देखना है। ऐसी सूरत में मैं आर नहीं बोलूंगा, ऐसी सूरत में मैं क्या बोलूंगा, इज बोलूंगा। तो अ पेयर ऑफ ट्वीजर तो पहली बात है हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत। हम इनको विदाउट एस लिख ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आ पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो हम इसको आर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। बिल्कुल इसी तरह अगर सीजर्स है तो सीजर्स आर होगा, सीजर्स वर होगा, सीजर्स हैव होगा। लेकिन अगर आ पेयर ऑफ सीजर्स है तो आ पेयर ऑफ सीजर्स इज होगा, आ पेयर ऑफ सीजर्स वाज होगा, आ पेयर ऑफ सीजर्स हैज होगा। तो ये याद रखिएगा, आ पेयर ऑफ के साथ अगर इन नाउन को लिखा हुआ होगा, इन नाउन में से कोई भी नाउन लिखा हुआ होगा, तो आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना, प्लूरल ट्रीट नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। मैनी के साथ मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर बताए हैं। पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या है कि मैनी के साथ आपने प्लूरल नाउन लिखना है और उसको ट्रीट भी क्या करना है, प्लूरल। जैसे आप बोलेंगे मैनी स्टूडेंट, तो आप कभी भी नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी क्रिएचर्स, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी, कुछ भी आप मैनी लिखें और उसको आपने ट्रीट भी क्या करना है, प्लूरल करना है। फिर आपके पास आता है मैनी आ। जब आप मैनी आ लिखेंगे ना, तो फिर इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और उसको ट्रीट भी क्या करना आपने, उसको ट्रीट भी क्या करना आपने, सिंगुलर ट्रीट करना है। मैनी स्टूडेंट्स आर होगा, जबकि मैनी आ स्टूडेंट इज होगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास चलेगा थर्ड एक्सप्रेशन, और थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास होता है अ गुड मैनी, या आपके पास होता है अ ग्रेट मैनी। ऐसी सूरत में आप इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल लिखेंगे और ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। आपने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना है। तो यहां पर हमारे पास है मैनी आ। जब हमारे पास मैनी आ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका मतलब क्या है कि मैनी आ के साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और उसको ट्रीट भी क्या करना है, सिंगुलर।
तो पॉप स्टार्स तो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन क्या होता है, गलत। और पॉप स्टार हैव नहीं हो सकता, बल्कि क्या होना चाहिए, हैज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। ये तीन स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर होगा, मैनी आ स्टूडेंट इज होगा, और अ गुड मैनी या ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर होगा। सिर्फ ये याद रखना है कि इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा और उसको हमने ट्रीट किसके तौर पर करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। ही मस्टर्ड अप डैश टू अटैक। अब देखें यहां पर जो वर्ड आपके पास लिखा हुआ ना, इनफ, ये याद रखिएगा सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है जब ये नाउन से पहले आता है। जब भी आप इसको नाउन के साथ लिखेंगे ना, तो आप इसको कहां पर लिखेंगे, नाउन से पहले। फिर ये एडवर्ब के तौर पर यूज होता है जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। ठीक है, जैसे फर्ज करें अगर आपने किसी को बोलना है कि वो बड़ा ही आप बोलेंगे, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं ही इज, ठीक है, डैश, और मैं आपसे बोलूं कि यार यहां पर क्या होगा, इनफ ऑनेस्ट होगा या ऑनेस्ट इनफ होगा। ठीक है, इनफ ऑनेस्ट होगा या ऑनेस्ट इनफ होगा। अब ऑनेस्ट हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, तो आप इसको इनफ ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे क्या लिखेंगे, इनफ ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, आप इसे क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट इनफ लिखेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ ये कहां पर आता है, उसके बाद आता है। लेकिन यहां पर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है करेज। अब पहली बात तो यह है कि जो करेज है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते, करेजेस नहीं बना सकते आप। इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन क्या होता है, गलत। दूसरी बात, क्योंकि करेज नाउन है और नाउन के साथ जब भी हमारे पास इनफ आएगा तो कहां पर आएगा, नाउन से पहले। करेज इनफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इनफ करेज होगा। लेकिन अगर फर्ज करें अगर ये दिया हुआ होता कर्जियस इनफ, अगर ये क्या दिया हुआ होता, अगर ये दिया हुआ होता कर्जियस, तो फिर हम इनफ कर्जियस नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते, फिर हम लिखते कर्जियस इनफ। फिर वो एडजेक्टिव होता और हम इनफ कहां पर लिखते, बाद में लिखते। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा होगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप इनफ हॉट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हॉट इनफ। आप इनफ स्मॉल नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, स्मॉल इनफ। एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ आएगा तो इनफ बाद में आएगा, नाउन के साथ आएगा तो ये हमेशा कहां पर आएगा, उससे पहले। तो कर ही चुके नाउन है तो इनफ कहां पर आएगा, उससे पहले। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास पोजेसिव केस का बड़ा ही खूबसूरत रूल, याद रखिएगा। हम कंबाइन पोजेशन जब बताते हैं तो कंबाइन पोजेशन दो तरीके से बताई जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ए एंड बी कार, और मैं बोलता हूं ए एंड बी कार। अब ये पोजेशन बताने के दो तरीका कार, जब आप दो नाउन लिखेंगे या दो से ज्यादा नाउन लिखेंगे ना, तो ये सेम रूल अप्लाई होगा। नंबर वन सिचुएशन क्या है कि आप अपोस्ट्रोफी लिखेंगे आखिरी वाले के साथ। आखिरी वाला मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये ए बी सी डी ई एक्स वाई जी, ये 50 लोग भी होंगे ना, तो आपने अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लिखना है, लास्ट वाले के साथ लिखना है। जब आप सिर्फ आखिरी वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे ना, तो आपका नाउन क्या आएगा, सिंगुलर, और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे ए एंड बी कार का मतलब क्या होगा कि इस कार के दोनों ही मालिक हैं, ए और बी दोनों इस कार के मालिक हैं। लेकिन अगर मैं अपोस्ट्रोफी सबके साथ लिख दूंगा ना, ये दो हो, दो से ज्यादा हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, मैं सबके साथ अपोस्ट्रोफी एस लिख दूंगा, तो इसका मतलब फिर मुझे यहां पर कार नहीं लिखना, फिर मुझे यहां पर क्या लिखना है, कार्स। क्योंकि एक कार किसकी है, ए की, और एक कार किसकी है, बी की। तो फिर मुझे इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है बेटे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे मैं बोलूंगा असलम एंड अकरम्स कार इज, और असलम्स एंड अकरम्स कार्स आर। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, दो के अलावा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे देखिएगा अल्फा ऑप्शन में अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लिखा हुआ है, सिर्फ पहले वाले के साथ। ये कोई स्ट्रक्चर हमारे पास इंग्लिश में नहीं होता है। अपोस्ट्रोफी यहां तो आखिरी वाले के साथ आएगा या सबके साथ आएगा। उसके बाद बीटा में देखिएगा अपोस्ट्रोफी एस तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन क्या किया गया, नाउन को प्लूरल बना दिया गया। यहां पर हाउसेज नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, हाउस होना चाहिए। उसके बाद आपका डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, राम्स एंड सीतास दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी आ गया, लेकिन नाउन को सिंगुलर कर दिया गया। यहां पे नाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए था, यहां पर हमारे पास नाउन प्लूरल होना चाहिए था। यहां पर हाउस की जगह पर क्या होना चाहिए था, हाउसेज। जो करेक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा हुआ
हुआ है वो हमारे पास बेटे क्या लिखा हुआ है, चार्ली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटा क्या चलेगा, चार्ली चलेगा। ये कंपाउंड पोजेशन का रूल है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जब हम एक ही चीज पर दो या दो से ज्यादा लोगों की पोजेशन बताते हैं तो दो तरीकाकार होते हैं हमारे पास, या तो हम अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लिखते हैं या सबके साथ लिखते हैं। सिर्फ लास्ट वाले के साथ लिखेंगे तो नाउन को सिंगुलर लिखेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। सबके साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे तो नाउन को प्लूरल लिखेंगे और प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, इट इज नो सीक्रेट दैट प्रिजन कैन बी। अब प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल को बोलते हैं, कैद को बोलते हैं। अब जेल जो होती है, ठीक है, वो प्लेजेंट तो नहीं होती, वो स्ट्रेंज तो नहीं होती, वो क्रूअल हो सकती है, हार्श हो सकती है, हार्ड हो सकती है, ठीक है। और ये होती किस लिए है, ये इंटरटेन करने के लिए नहीं होती कैदियों को, ठीक है, और ये रिडिक्यूल करने के लिए भी नहीं होती, बल्कि ये क्या करने के लिए होती है, डिसहार्टन करने के लिए होती है, उनको डिस्करेज करने के लिए होती है, ठीक है। उनका जो गम गुस्सा जो जुर्म वाला एलिमेंट होता है ना, उसको तोड़ने के लिए होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन चलेगा हमारे पास बीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्दो। अब जैसे ही आल्दो आ जाता है ना तो हमें फौरन समझ में आ जाती है कि हमने सेंटेंस में क्या बताना है, कंट्रास्ट बताना है। जो उससे पहले लिखा हुआ है हमें उसका ऑपोजिट बताना है। अब जैसे कहता है जी, आल्दो केट्स रिपोर्ट ऑन हर साइंटिफिक फाइंडिंग वाज लेंथी, उसकी जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, लेंथी। अब हमने चूंकि कंट्रास्ट बताना है तो हमें लेंथी का ऑपोजिट वर्ड आगे लिखना होगा। द प्रेजेंटेशन शी हेल्ड वाज रादर डैश। तो लेंथी का जो ऑपोजिट होगा वो न्यूट्रल तो नहीं हो सकता। मुंडेन हम किसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी को बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। इलेबोरेट हम किसको बोलते हैं, एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, मुख्तसर, शॉर्ट, कंडेंस, कंप्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, आल्दो की वजह से, कंट्रास्ट की वजह से लेंथी का ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या चलेगा, ब्रीफ चलेगा। कि अगरचे उसकी जो साइंटिफिक फाइंडिंग थी, रिपोर्ट थी, वह साइंटिफिक फाइंडिंग पर वो बड़ी लेंथी थी, लेकिन उसने जो प्रेजेंटेशन दी ना वो बड़ी ब्रीफ सी थी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू बिल्डिंग वाज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, ये हमारे पास किस वर्ड से बनता है, एक्सपेंड से, ठीक है। ये हमारे पास किस वर्ड से बनता है, एक्सपेंड से। एक तो एक्सपेंसिव होता है ना, दूसरा एक्सपेंसिव किसको हम बोलते हैं, एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉस्टली, महंगा। वो ENSI होता है, ये ANSI। एक्सपेंसिव का होता मतलब होता है बड़ा, खुला, खुला डुला, ओपन। और इट्स डैश फाउंडेशन अलाउड फॉर वाइडर हॉलवे। वाइडर हॉलवे का मतलब क्या है कि उसकी फाउंडेशन भी क्या रही होंगी, खुली रही होंगी, बड़ी रही होंगी, चौड़ी रही होंगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज ब्रॉड, यानी कि हमें उसका सिनोनिम वर्ड ही चाहिए, दैट इज ब्रॉड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस पॉप सिंगर ट्रेजिकली डाइड एट द एज 50। जो पॉप सिंगर था वो 50 की एज पर क्या हुआ, फोर्थ हो गया। दिस वाज एंड डैश इवेंट। अब जब वो पॉप स्टार जो है, पॉप सिंगर जो है वो फोर्थ हुआ है, तो ये जो इवेंट होगा उसके क्या उसको बोलेंगे हम, उसके जो फैंस हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए अमेजिंग तो नहीं होगा, उनके लिए एमिकेबल तो नहीं होगा। हाँ, इमोशनल हो सकता है, अनथिंकेबल हो सकता है, ऑफुल हो सकता है। और आगे कहता है फॉर हिज डैश फैन। अब देखिए, हेल्दी फैन तो नहीं ना होते और हैवी फैन भी नहीं होते, बल्कि है फैंस क्या होते हैं, डिवोटेड फैंस होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे चलेगा चार्ली। अनथिंकेबल इवेंट फॉर हिज डिवोटेड फैन। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, आपको वोकैब और लॉजिक की जरूरत होती है, और नंबर 2 आपको कौन हेल्प करता है, आपको साथ में ग्रामर हेल्प करती है क्या करने में, उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद कहता है जी अनलाइक। अब अनलाइक इटसेल्फ वर्ड ही क्या है कि हमें ऑपोजिट देखना, मतलब अनलाइक इसकी तरह नहीं है। लाइक का मतलब होता है इसकी तरह का, और अनलाइक मतलब होता है इसकी तरह का नहीं है। जैसे देखें, अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, मतलब कि वीडियो डॉक्यूमेंट्री जो है, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री क्या है, मिसलीडिंग है। और जो अगली चीज बयान की जा रही है द बायोग्राफी, वो अनलाइक है इसके। अनलाइक मतलब वो इस जैसी नहीं है, इस जैसी नहीं है तो इसका मतलब वो इसके क्या रही है, किसके क्या रही होगी, ऑपोजिट रही होगी। तो इसके लिए जब हम एक चीज मिसलीडिंग है तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होगी। तो फिर इसका अनलाइक जस्टिफाई होगा, इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा,
फंटास्टिक नहीं बनेगा। फोनी हम किसको बोलते हैं? फोनी आर्टिफिशियल को बोलते हैं, फॉल्स हम झूठे को बोलते हैं, तो वो तो सिनोनिम बन जाएगा उसका। तो एक्यूरेट होगा अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री के बरअक्स। अनलाइक का मतलब बड़ा खूबसूरत वर्ड मेरे ध्यान में आया, उर्दू का वर्ड हमारे पास क्या होता है? बरअक्स। बरअक्स का मतलब इसके ऑपोजिट में, द बायोग्राफी वाज एक्यूरेट, तो बायोग्राफी थी वो मिसलीडिंग नहीं थी बल्कि क्या थी? एक्यूरेट थी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है आपके पास बेटे एनालॉजी, और एनालॉजी मैं आपको हमेशा से कहता हूं, एनालॉजी इज अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। आपको ब्रीफ सेंटेंस निकालना है, आपको रिलेशन निकालना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे देखें, ब्रेव जो होता है वो कर्जियस होता है। ब्रेव इज समवन हु इज कर्जियस। या ब्रेव और कर्जियस आप क्या बोलेंगे कि एक दूसरे का क्या है? एक सिनोनिम है, ठीक है। क्लेवर और फुलिश एक दूसरे का सिनोनिम नहीं है। साइलेंट और लाउड एक दूसरे का इंटोनिम है। टॉल और शॉर्ट एक दूसरे का इंटोनिम है। लेकिन जिस तरह ब्रेव जो होता है वो कर्जियस होता है, इसी तरह जो एंग्री होता है वो क्या होता है? अपसेट होता है। जिस तरह ये एक दूसरे का सिनोनिम है, इसी तरह एंग्री और अपसेट भी एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है हैप्पी और सैड। अब हैप्पी और सैड टेक्निकली दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है, यानी कि एक दूसरे का क्या है? एंटोनिम है। तो हमें देखना है कि यार एंटोनिम कौन सा है? टॉल और थिन। अब टॉल, टॉल का मतलब लंबा होता है, थिन का मतलब पतला होता है। टॉल के अगेंस्ट में शॉर्ट लिखा जा सकता है, या थिन के अगेंस्ट में फैट लिखा जा सकता है, बल्कि लिखा जा सकता है। लेकिन टॉल और थिन का रिलेशन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट नहीं है। स्ट्रॉन्ग और ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव एक दूसरे का सिनोनिम है। ब्राइट और शाइनी एक दूसरे का सिनोनिम है। हमें एंटोनिम चाहिए। अर्ली का मतलब होता है पहले, और लेट का मतलब होता है देर से। तो जिस तरह हैप्पी सैड होता है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है? ऑपोजिट एक दूसरे का कौन कौन से वर्ड होते हैं? अर्ली और लेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अल्फा। उसके बाद है व्हील और चेयर। व्हील इज अ पार्ट ऑफ चेयर। ये पार्ट एनालॉजी है, ठीक है। जब आप किसी एक चीज का पार्ट बताते हैं कि व्हील इज अ पार्ट ऑफ चेयर। रूम इज नॉट अ पार्ट ऑफ विंडो। सीड इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रूट। लीफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। बल्कि पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक। जो पेज होता है वो क्या होता है? बुक का क्या होता है? हिस्सा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या रहेगा? अल्फा रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिजल रेन। बारिश को, बारिश की एक तरह के बरसने को हम क्या बोलते हैं? ड्रिजल बोलते हैं, तेज बारिश को। तो हम क्या बोलेंगे? जिस तरह ड्रिजल इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड रेन, या ड्रिजल इज अ काइंड ऑफ रेन, इसी तरह आप क्या बोलेंगे कि जॉगिंग इज अ काइंड ऑफ रनिंग, ठीक है। जॉगिंग को हम क्या बोलते हैं? रनिंग की काइंड बोलते हैं। स्कैल्पल सर्जन, सर्जन जो होता है वो काटने के लिए क्या यूज करता है? स्कैल्पल यूज करता है। तो इसी तरह हमारे पास जो होता है हैमर नेल यूज करता है, ये तो एनर्जी क्रिएट नहीं होता। स्पून शेफ यूज करता है, ये भी हमारे पास एनर्जी यूज नहीं होता, काटने के लिए यूज नहीं करता। खाने के लिए भी तो स्पून यूज किया जा सकता है ना। तो कैमरा सिंगर यूज करता है, सिंगर माइक यूज करेगा गाने के लिए, या कुछ और टूल यूज करेगा, लेकिन कैमरे का सिंगर का एनर्जी क्रिएट नहीं है। जिस तरह स्कैल्पल सर्जन का टूल है, इसी तरह ब्रश किसका टूल है बेटे? पेंटर का टूल है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? बीटा। शेफ वाला भी ठीक हो सकता था अगर स्पून की जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ होता? नाइफ लिखा हुआ होता, काटने का कोई टूल लिखा हुआ होता। बोटेनिस्ट, प्लांट्स, प्लांट्स की जो स्टडी कर रहा होता है हम उसको क्या बोलते हैं? बोटानिस्ट बोलते हैं। बट बॉटनी हम बोलते हैं ना स्टडी ऑफ प्लांट्स को, ठीक है। तो जो पढ़ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोटानिस्ट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट जो होता है वो स्टार्स की स्टडी नहीं कर रहा होता। एस्ट्रोनॉट तो हम बोलते हैं स्पेस में ट्रैवल करने वाले को, ठीक है। और शेफ जो होता है वो किचन की स्टडी नहीं कर रहा होता। किचन तो एक प्लेस होती है जहां पर वो काम करता है। टीचर जो होता है वो बुक की स्टडी नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहा होता है। बुक तो एक ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, डेंटिस्ट किसकी स्टडी कर रहा होता है? टीथ की स्टडी कर रहा होता है। जिस तरह बोटानिस्ट इज ऑल अबाउट प्लांट्स, तो इसी तरह डेंटिस्ट इज ऑल अबाउट टीथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद है कैमल और हम्प। कैमल क्या होता है? हम्प किसको बोलते हैं? वो जो कैमल का ऊपर ऐसे उभार सा बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हम हम्प बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम्प इज अ पार्ट ऑफ कैम्पल, या कैमल हैज हम्प, इसी तरह लाइन हैज रोर, रोर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइन। इसी तरह नेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रो। हॉर्न इज नॉट अ पार्ट ऑफ रैबिट, रैबिट के हॉर्न्स होते ही नहीं है, सींग नहीं होते उसके। हाँ, फिन और फिश, फिश हैज फिन, फिन इज अ पार्ट ऑफ फिश। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा चलेगा। फिश के जिस्म के हिस्से पर जो
मोटे मोटे से बने हुए होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं, उसके फिन बोलते हैं। ठीक है, आप उसको क्या उसके पर बोलेंगे या पंख बोलेंगे, क्या उसको उर्दू में कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिनोनिम्स और इंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स और इंटोनिम्स को थोड़ा सा आसान करने के लिए, आसान नहीं मतलब थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, अब होता क्या है कि मुझे हर वर्ड के ना 3 4 5 सिनोनिम्स लिखने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा सा टाइम लग जाता है। अब टाइम जब लगता है ना, तो आपकी डिस्कशन बड़ी लंबी हो जाती है, और जैसे ही आपकी डिस्कशन लंबी होती है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं टाइम देखकर ही कि यार इतने मिनट की वीडियो हम क्यों देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ट्रिकी काम किया, मैंने ना इसके सिनोनिम्स जो हैं वो पहले ही यहाँ पर लिख दिए हैं, पहले ही यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे और फौरन से फौरन हम क्या करें, इसको कर लें। जैसे देखिए, इरेटिक का मतलब हमारे पास होता है, इरेटिक हम बोलते हैं उर्दू में अगर आप बोलेंगे ना, तो हम इसे बोलते हैं गैर मतवक्के। गैर मतवक्के का मतलब अनएक्सपेक्टेड वाला गैर मतवक्के नहीं, गैर मतवक्के का मतलब है कि ऐसा बंदा जो अनस्टेबल है, जो अनसर्टन है, जो वेरिएबल है, जो तब्दील होता रहता है, जिससे आप तवक्को नहीं कर सकते कि यार पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगा या क्या रिएक्ट नहीं करेगा, ये कैसा बिहेवियर है इसका। इनकंसिस्टेंट जो है, इरेगुलर जो है, जिसको आप क्या बोलेंगे, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गैर मतवक्के है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, बीटा। हमें क्या देखना है, नियरली सिमिलर। नियरली सिमिलर का मतलब क्या है, हमने सिनोनिम ढूंढने, और मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, जब तक सेंटेंस का स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है, उसके बाद हमारे पास वर्ड है मेलिफ्लस। मेलिफ्लस याद रखिएगा, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। मेलिफ्लस को उर्दू में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक वर्ड हमारे पास होता है खुशगवार। खुशगवार मतलब ठंडा, मीठा, पुरसकून, जिसको आप क्या बोलेंगे, मेलोडियस, आप क्या बोलेंगे, हारमोनियस, स्मूथ, प्लीजिंग या म्यूजिकल। जिसके लिए सिनोनिम आपके पास ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है बेटे, स्वीट दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके पास टीडियस। टीडियस आप जानते हैं कि टीडियस हम किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज, ऐसा बंदा जो क्या होता है, थका देने वाला। ठीक है, बोर करने वाला, थका देने वाला, बोर करने वाला, डी ट्रैक करने वाला। ठीक है, डल होता है, जो टायरसम होता है, जो मोनोटोनस होता है, जो रिपीटेटिव होता है। ठीक है, थका देने वाला होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम ऑप्शन में दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, वो हमारे पास बेटे दिया हुआ है लॉन्ग एंड डल। डल मतलब जो थका देने वाला, जो बोरिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कयोस। कयोस आप जानते हैं, कयोस हम किसको बोलते हैं, हम डिसऑर्डर को बोलते हैं। उर्दू में बड़ा ही खूबसूरत वर्ड होता है इसके लिए हमारे पास, अफरा तफरी। ठीक है, जब आप हिजान पैदा कर देते हैं ना, अफरा तफरी पैदा कर देते हैं, देन आप उसको क्या बोलते हैं, कयोस। अफरा तफरी में खत्म हुई मीटिंग। तो इसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स कौन से होते हैं, डिसऑर्डर होता है, टर्मोइल होता है, मेहम होता है। बड़ा खूबसूरत वर्ड है मेहम, याद रखिएगा। ये कभी किसी ज़माने में जब हम एमडी कैट 2018 से पहले जब एमडी कैट की वो कैब आती थी यूएचएस की तरफ से, तो उसमें ये वर्ड हुआ करता था मेहम। मेहम हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन को, कयोस को, डिसऑर्डर को। अपहीवल, अनार्की। अनार्की बड़ा खूबसूरत वर्ड है, वैसे तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। व्हेन देयर इज नो रूल, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज नो गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनार्की बोलते हैं। तो हमारे पास जो इसका सिनोनिम बनेगा, हमारे पास इसका सिनोनिम क्या बनेगा, हमारा इसका सिनोनिम बनेगा कंफ्यूजन। ठीक है, हमारे पास इसका सिनोनिम क्या बनेगा, कंफ्यूजन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, बीटा। उसके बाद आपके पास वर्ड है अजर्ट। अजर्ट याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, वैसे अगर आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे तो अजर्ट का मतलब होता है अपना मुद्दा बयान करना, मतलब अपनी बात मनवाना, अपना मुतालबा करना, अच्छे अल्फाज में, ठोस अल्फाज में, जोर के साथ, मतलब दबाव के साथ अपना मुतालबा करना, अपनी बात पेश करना, अपना मुद्दा पेश करना, जिसके लिए हम बोलते हैं क्लेम, इंसिस्ट, अपहोल्ड, मेंटेन या डिक्लेयर। तो हमारे पास यहाँ पर इसका सिनोनिम कौन सा चलेगा, हमारे पास इसका सिनोनिम चलेगा डिमांड। डिमांड मतलब मुतालबा करना, अपनी बात पेश करना, अपना मुद्दा पेश करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेलर। वेलर आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं, शुजात को बोलते हैं, बहादुरी को बोलते हैं। हमारे पास कौन कौन से वर्ड है, करेज है, हीरोइज्म है, गैलेंट्री है, डेयरिंग है, फियरलेसनेस है। ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास किसके हैं, शुजात के लिए, बहादुरी के लिए। तो हमारे पास जो सिनोनिम लिखा हुआ है वो बड़ा क्लियर सिनोनिम हमारे पास लिखा हुआ है, डैट इज ब्रेवरी। उसके बाद हमारे पास है लूसिड। लूसिड आप पहले भी वर्ड पढ़ कर आए हैं, पहले भी समझ कर आए हैं। ये हमारे पास कोई हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में चौथी 5वीं दफ़ा ये वर्ड यूज़ हो रहा है। उर्दू में आप किसको बोलते हैं, साफ और वाज़िया।
जो चीज साफ वाज़ेह शफाफ होती है ना, आप उसको क्या बोलते हैं, ल्यूसिड बोलते हैं। और मैं आपको याद करवाता रहता हूँ, इसका ऑपोजिट वर्ड आपके पास कौन सा होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड आपके पास होता है वेग, अनक्लियर को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडेबल, ट्रांसपेरेंट, इंटेलिजेंट, प्लेन और ऑब्वियस। और इसका जो सिनोनिम हमारे पास दिया हुआ है दैट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जीलस। जीलस हम किसको बोलते हैं, एंथुजियास्टिक, पुरजोश को बोलते हैं, जो जोश से भरा हुआ होता है। ठीक है, जो मतलब क्या होता है, जज्बे वाला होता है, जो जोशो जज्बे वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीलस बोलते हैं। और ईगर को बोलते हैं, फर्वेंट को बोलते हैं, डिवोटेड को बोलते हैं, कमिटेड को बोलते हैं, जिसमें कुछ कर जाने का लगन होती है, कर जाने का जज्बा होता है। तो इसके लिए हमारे पास सिनोनिम कौन सा बेटे, पैशनेट। उसके बाद हमारे पास है हाल्टेड। हाल्टेड आप जानते ही हैं, हाल्टेड हम क्या किसको बोलते हैं, मतलब हाल्ट का मतलब होता है रोकना, और वाज हाल्टेड का मतलब रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, पॉज्ड कर दिया गया, सीज कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इंटरप्ट कर दिया गया, डिले कर दिया गया। अच्छा, अब होता असल में पता क्या, देखिए ये वोकैब ना मुश्किल नहीं होती, जस्ट आपने अपने माइंड को क्या करना होता है, ट्रेन करना होता है। अब जैसे देखें यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हुए ना, ये सारे के सारे वर्ड आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। आप डिले को अच्छे तरीके से जानते होंगे, इंटरप्ट को अच्छे तरीके से जानते होंगे, डिसकंटिन्यू को अच्छे तरीके से जानते होंगे, सीज फायर वर्ड आप सुनते आते हैं, सीज को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, पॉज को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, और यहां पर जो स्टॉप्ड वर्ड लिखा हुआ है उसको भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में दो वर्ड्स आ गए, स्टॉप्ड भी आ गया, डिलेड भी आ गया। लेकिन रोक दिया क्या, इसका जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिनोनिम होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, स्टॉप्ड होगा। वैसे डिले भी हो सकता है, तो दोनों ही सिनोनिम इसके बन सकते हैं। जेन्युइन हम किसको बोलते हैं, असली को बोलते हैं। जेन्युइन हम किसको बोलते हैं, हकीकी को बोलते हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे पास। तो हकीकी के लिए हमारे पास वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अथेंटिक, सिंसियर, ऑनेस्ट, लेजिटिमेट, ट्रू। मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से वर्ड्स आ जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज रियल। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से, और यहां पर हमारे पास है नियरली ऑपोजिट। नियरली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि अब हमें सेंटेंस में हमें सेंटेंस में दिए हुए वर्ड का सिनोनिम नहीं देखना, बल्कि अब हमें क्या देखना है, एंटोनिम्स देखने हैं। अब एंटोनिम्स में हमारे पास पहला वर्ड है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, अब इससे पहले आपके पास एक वर्ड था ना, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या था, साफ शफाफ। ट्रांसलूसेंट का मतलब आपके पास क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू, शेयर। ठीक है, जो चीज क्लाउडी होती है, डायाफेनस होती है। ठीक है, मैंने भी आज ये वर्ड पहली दफा पढ़ा था जब मैंने इसको देखा। ठीक है, तो आपके पास क्या वर्ड होता है, जो चीज शफाफ नहीं होती ना, जो चीज शफाफ नहीं होती, गैर शफाफ होती है। शफाफ होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। आप इसको प्रोनाउंसिएशन से भी याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उसका क्या देखना है, हमने यहाँ पर इसका ऑपोजिट देखना है, और इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास वर्ड है बिनाइन। बिनाइन हम किसको बोलते हैं, बिनाइन हम किसको बोलेंगे, काइंड को, जेंटल को, फेवरेबल को, हार्मलेस को। जो बड़ा नरम मिजाज होता है, जो बड़ा धीमे मिजाज का बंदा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, बिनाइन बोलते हैं। वैसे धीमे को बिनाइन बोलते हैं, मेहरबान को, काइंड को, जेंटल को बिनाइन बोलते हैं। तो हमें चूंकि उसका ऑपोजिट देखना है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड हमारे पास बेटे क्या होगा, हार्श होगा। इनफेमस का मतलब हमारे पास क्या होता है, बदनाम, नोटोरियस, स्कैंडलस, जिसके स्कैंडल आते रहते हैं, शेमफुल, डिसरिप्यूटेबल, जिसकी इज्जत खराब हुई होती है, जो ईवल होता है, वाइल होता है, जो बुरे अल्फाज में याद किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इनफेमस बोलते हैं। लेकिन जो अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, जिसकी इज्जत की जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेबल बोलते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। हमारे पास इनफेमस का एंटोनिम क्या चलेगा, ऑनरेबल चलेगा। उसके बाद प्लॉजिबल। प्लॉजिबल हम किसको बोलते हैं, ऐसा बंदा, ऐसी चीज जिस पे आप जो काबिल यकीन होती है। ठीक है, क्रेडिबल होती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, लॉजिकल होती है, प्रोबेबल होती है, एक्सेप्टेबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉजिबल बोलते हैं। लेकिन जिस चीज पर आपको यकीन नहीं होता, जिस पे आपको डाउट होता है, उसको आप क्या बोलेंगे, डाउटफुल। तो प्लॉजिबल का जो ऑपोजिट हमारे पास चलेगा वो क्या चलेगा बेटे, डाउटफुल चलेगा। उसके बाद आपके पास वर्ड है टीडियस। टीडियस हम वर्ड पहले भी हमने पढ़ा। टीडियस का मतलब हमारे पास क्या होता है, बोरिंग होता है, मोनोटोनस होता है, टायरसम, डल, रेपिटेटिव होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है। जो चीज़ क्या करने वाली होती है, थका देने वाली होती है, बोर करने वाली होती है। लेकिन चूंकि हमने इसका ऑपोजिट देखना, और इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या होगा, इसका ऑपोजिट है हमारे पास इंगेजिंग। ठीक है, बोरिंग होती है, और बोरिंग का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, इंगेजिंग।
कंडेसेंडिंग, कंडेसेंडिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, मुतकब्बराना, तकब्बुर, ठीक है। पैट्रोनाइजिंग, सुपीरियर, जो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है, जिसमें बड़ी मैं होती है ना, उसको हम बोलते हैं कंडेसेंडिंग। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, हम्बल को बोलेंगे, जो कि क्या होता है, बड़ा नरम मिजाज होता है, बड़ा मोडेस्ट होता है, हम उसको बोलेंगे। उसके बाद है जुबिलेंट। जुबिलेंट आप जानते हैं हम खुश को बोलते हैं, जॉयफुल को बोलते हैं, पुरजोश को बोलते हैं, ट्राइम्फेंट है, इलेटेड है, स्टैटिक है, हैप्पी है, खुश को हम बोलते हैं जुबिलेंट। और इसका जो हमारे पास ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या होगा, मॉर्न। मॉर्नफुल याद रखिएगा, ये वर्ड आता है हमारे पास मॉर्न से। मॉर्न का मतलब क्या होता है, मातम, अफसुर्दा, ठीक है, मातम या अफसुर्दा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43 में, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री वाला सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, माली तौर पर, ठीक है, फाइनेंशियली। यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, माली तौर पर, मतलब जिसके पास पैसे होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल, लिक्विड, साउंड, स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस, सिक्योर, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा, ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट याद रखिएगा, जब बिजनेस टर्म, जब आपके पास कोई पैसे नहीं बचते हैं, आप जीरो पे चले जाते हैं, तो देन आप उसको क्या बोलते हैं कि वो बंदा क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कर्जे में डूब गया, अब उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। लीनियंट हम बोलते हैं बेटे, आप जानती हैं, नरम मिजाज को बोलते हैं, धीमे मिजाज को बोलते हैं, जो परमिसिव होता है, जो परमिशन देने वाला होता है, बर्दाश्त करने वाला होता है, माफ़ करने वाला होता है, दूसरों को साथ लेकर के चलने वाला होता है, धीमी लहजे वाला होता है, ईजी गोइंग होता है। आप उसको, ऐसे बंदे के साथ चलने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। और उसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा आपके पास, इसका ऑपोजिट वर्ड हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीटा। वैसे हार्श भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट मतलब ज़्यादा रीजनेबल है। उसके बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है, सरप्टियस, सरप्टीचुअस, सरप्टीचुअस, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना, ये मैंने खुद आज जो है वो पहली दफ़ा जब मैं आपकी वो कैब पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा, तो मुझे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वैसे तो आपके पास वर्ड होता है ना सुपरस्टिशियस, ठीक है, इससे मिलता जुलता वर्ड आपके पास कौन सा होता है, सुपरस्टिशियस वर्ड होता है। और सुपरस्टिशियस आप किसको बोलते हैं, तोहम परस्त को बोलते हैं। ऐसा बंदा जो तोहम परस्त होता है ना, जो मतलब कि ऐसी चीज़ जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, उसके पे यकीन करने वाला, जैसे वो काली बिल्ली पे यकीन करते हैं लोग, शीशे के टूटने पर यकीन रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर हम क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस बोलते हैं। तो सरप्टिशियस क्या किसको बोलते हैं, सीक्रेट को बोलते हैं, स्टेल्थी को बोलते हैं, क्लेंडेनस्टाइन को बोलते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है, कवर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है, हिडन को बोलते हैं, फर्टिव को बोलते हैं। ये तीन वर्ड बड़े अच्छे हैं, छुपे हुए होने के लिए हम यूज़ करते हैं, सीक्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चूंकि हम इसका ऑपोजिट ढूंढना है, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या होगा, सीक्रेट का ऑपोजिट हमारे पास, क्लेंडेनस्टाइन का सीक्रेट ऑपोजिट हमारे पास, कोवर्ड का एंटोनिम हमारे पास, और फर्टिव का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। तो ये थी बेटे हमारे पास मॉक टेस्ट 10 की डिस्कशन। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट 11 की डिस्कशन में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात समझ में ना आई हो, कोई बात पल्ले ना पड़ी हो, तो पूछ लेना है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें, और लाजमी तौर पर दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए ये टेस्ट जो है, ये डिस्कशन जो है, अपने दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। मैं दोबारा आपको बोल देता हूँ, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।